अभी का जो पूरा देश में जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स नफरत की राजनीति हो रही है। तो ये नफरत की राजनीति का असर पूरे मुल्क के हर स्टेट में पड़ेगा। गुजरात चूंकि एक लेबोरेटरी रही है, गुजरात में नफरत के लिए काफ़ी पहले से ज़मीन थी। यहाँ हर 10 साल में बड़े दंगे होते रहे। 2002 तक हर 10 साल में एक बड़ा दंगा हुआ है, और जिस दंगे ने हिंदू और मुसलमान को अलग अलग किया, उनके इलाकों को अलग किया, और इन दोनों लोगों के बीच में नफरत की खाई को भी बढ़ाया, जिसमें बहुत बड़ा मेजर रोल पॉलिटिक्स का रहा। यही लोग जब केंद्र के सत्ता में पहुंचे तो ये पूरा मॉडल रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि कैसे वहां पर नफरत बढ़े। इसीलिए आप अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी देखेंगे तो नफरत की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं और काम की बातें कम हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें होता है कि किस तरह से माइनॉरिटीज के हिस्से को डाइल्यूट किया जाए। तो वो डाइल्यूट कैसे होंगे? एक तो उनको अलग थलग कर दिया जाए, उनको एक घेटों में बांध दिया जाए। दूसरा, उस सोशल डिस्कोर्स से उनको एक नेगेटिव छवि बना दी जाए, एक विलेन बना दिया जाए। फिर तीसरा आता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन, जो डेमोक्रेसी में जो आवाज उठाने का माध्यम है, उसको कम किया जाए। सो ये यहाँ पर बहुत बखूबी हुआ और यही अब पूरे देश में रेप्लिकेट कर रहा है। और चूंकि ये एक सोशल डिस्कोर्स है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चेंज हुआ, इससे अछूता कोई नहीं बचेगा। अगर आप बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, तो ये जो डिस्कोर्स सेट होगा तो इससे कांग्रेस भी अछूती नहीं रहेगी, इससे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अछूती नहीं रहेगी, क्योंकि माहौल ऐसा बन जाएगा कि मुसलमान तो विलेन है और विलेन को अपने साथ नहीं रखना है, क्रिश्चियंस आर विलेन, तो विलेन को अपने साथ नहीं रखना है। तो इनके इलाकों को अलग कर दीजिए, इनको सामाजिक तौर पर विलेन बना दीजिए, और फिर धीरे से इनके रिप्रेजेंटेशन को माइनर 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 करते करते खत्म करने की तरफ बढ़ें। अगर हम इसको और ज्यादा देखें तो गुजरात में 11.5% माइनॉरिटी है, जिसमें 9.7% आर मुस्लिम्स। इस आबादी में 182 एमएलए की सीटें हैं। 182 सीट्स में पिछली बार भाजपा ने एक भी एमएलए का टिकट मुसलमान को नहीं दिया, कांग्रेस ने 6 टिकट दिए। अब जो दो मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, वो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ही इतना अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो जीत के आने की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। तो इस वक्त गुजरात में एक मुसलमान एमएलए सिर्फ है, 6 में से 1 जीता। सो ये एक डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया। अब ये जैसे ही लोकसभा के चुनाव पे आता है, तो लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया। तो आपने डिस्कोर्स खड़ा किया, इलाके अलग किए, विलेन बनाया, और आप अब रिप्रेजेंटेशन खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि किस तरह से किसी भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस 2-4 साल का नहीं है, ये प्रोसेस 20-25 साल में होता है। या यहाँ पर 20-25 साल हो गए हैं, इसलिए ये नेशनली अब वो प्रोसेस अमल में आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, जो पीड़ित हैं उन्होंने लड़ाई अपनी आप लड़ी है, खुद लड़ी है, अपनी जान की कीमत पर लड़ी है, और इसमें किसी भी मुख्य धारा की किसी भी पार्टी ही नहीं, उनके नेतृत्व ने भी कोई मदद नहीं की है। जस्टिस का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और जस्टिस के सवाल में अगर हम पूरे देश और दुनिया भर को भी देखें तो जो पीड़ित होता है उसी को लड़ना पड़ता है। और इसमें ये सेटबैक है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि लोग उन्हीं लोगों से वोट मांगने आते हैं और उनके न्याय के सवाल पर नहीं खड़े होते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि ऐसा माहौल बना दीजिए कि अगर मैं आपके साथ बैठूंगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप तो विलेन के साथ बैठे हैं। सो हम अब एक बार विलेन हो जाएंगे तो कोई भी, आप भी मुझे अपने पास नहीं बिठाएंगे। विलेन को कौन बिठाता है? सो ये बहुत मुश्किल बात है, और इससे हमेशा माइनॉरिटीज को ज्यादा जूझना पड़ा है। और माइनॉरिटीज ही नहीं, जो दूसरे डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनके भी अगर मसलों की बात आए, दलित के एट्रोसिटी की बात अगर होती है, आदिवासियों के संसाधनों के अगर लूट की बात होती है, वो महिलाओं के
अगर अस्मिता की बात होती है तब भी लोग नहीं खड़े होते। ये हमको यही फिनोमिना भी समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। आदिवासियों की जमीनों को लूट कर दूसरी कंपनीज को दे दिया गया, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज उस पर कभी खड़ी होती हैं? नहीं, उनको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि पीड़ित को खुद अपनी जान, अपने माल, अपने संसाधनों से इस लड़ाई को लड़ना पड़ता है। मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टी उससे पीछे हट जाती है। हमेशा से लोगों में जिंदा रहना पहली प्राथमिकता होती है। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो हमको जान से मारने को आए, इसलिए जो जान से मारने आ रहा है हम उसके साथ नहीं जाएंगे। हम किसी उसमें के अलावा जो दूसरे कुछ और हैं जिनके अंदर शायद बुराई भी हो सकती है, हम उसके साथ जाना पसंद करेंगे। कम से कम वो आदमी जान से खुलेआम हमको मारने नहीं जा रहा है। इसलिए लोग वोट करते हैं, दूसरी पार्टीज को भी करते हैं। तो गेटोइजेशन मैंने बताया वो सोशल प्रोसेस का एक पार्ट है। गुजरात में हर 10 साल में बड़ा दंगा हुआ। दंगे के बाद दोनों लोगों की तरफ बताया जाता है कि आपको खतरा है, तो खतरे के तौर पर लोग एक जगह इकट्ठा होना शुरू होते हैं। अगर आप देखें 85 के बाद ये इलाका भी, जोहापुरा भी जो है, ये बहुत छोटा सा संकलित नगर एक इलाका हुआ करता, और 85 के बाद जो दंगे हुए उसके बाद यहाँ पर लोग आके बसना शुरू। सेम यहाँ पर हिंदूज के लिए लोग, इन लोगों ने जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो ओल्ड सिटी में लोग रहते थे, कालूपुर, शाहपुर, दरियापुर जैसे इलाकों में, उन ओल्ड सिटी के लोगों को, हिंदू लोगों को वहां से निकाल के गोता बसाया। हाई कोर्ट से आगे से SG हाईवे पे आप जाएंगे तो वहां पर गोता बसाया, और उनको भी सिक्योरिटी के नाम पर किया। तो ये ज्यादातर जो गेटोइजेशन हुआ वो सिक्योरिटी के नाम पर हुआ, और दोनों तरफ। और जिसका जो सबसे ज्यादा सफरर हुए वो मुसलमान हुए, क्योंकि गेटोइजेशन मुसलमानों के लिए इसलिए नुकसानदायक कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कम इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पर उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है चाह कर भी। तो इसलिए गेटोइजेशन ने मुसलमानों का ज्यादा नुकसान किया। दूसरा कि यहाँ पर जो 500 मीटर पर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बना, ये इसलिए बनाया गया ताकि सामने वालों को डराया जाए कि हम आपको सेफ रखे हैं, और इनके अंदर डर की भावना, और कभी मौका लगे तो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ा आसान किया जा सके। इसलिए ये एक प्रोसेस यहाँ पर किया गया, और अभी मैं देख रहा हूँ कि देश के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह का शुरू हो गया है। अभी आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में भी इसी तरह का शुरू हुआ है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान आपको नहीं मिलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में सिविल लाइंस इलाके कहे जाते हैं, हर शहर हिंदी हार्टेड में ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, ये कन्वर्ट हो रहा है वहां पर भी, कि वहां पर भी अब आपको उन इलाकों में कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा, जब 10 साल बाद आप देखेंगे तो ये थोड़ा और डीप रूटेड हो जाएगा। गुजरात में 26 सीट हैं। इस बार कई सीटों पर काफी क्लोज लड़ाई है। कई सीटें काफी अच्छी विपक्ष लड़ रहा है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ उसमें होगा, क्योंकि भाषा भी बदली है। पहले यहाँ पर 5 लाख से जीतने की बात थी एक सीट को, अभी वो भाषा बदल गई है भाजपा की। अभी वो 5 लाख से जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से सीट जीतने की बात कर रहे हैं। दूसरा, मैंने जो कहा कि ये जो सामंती इनकी प्रवृत्ति है, पहले मुसलमानों पर हुआ, अभी क्षत्रिय समाज जो राजपूत हैं उनको भी गालियां दी, तो वो अभी लोग विरोध कर रहे हैं। हर जगह पर नो वोट टू बीजेपी करके वो लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और बहुत दिन बाद हुआ है कि बड़े बड़े लीडर्स की सभाओं में विरोध प्रदर्शन हुए। सो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि लोग थोड़ा जागृत हुए हैं। उनमें भी ये बात आ रही है कि पहले मुसलमान को निशाना बनाया, अब ये हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो कल को ये और किस पर जाएंगे। सो इनका काम ही है कि किसी तरह से भी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए करना है, इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ सीटों पर बिल्कुल क्लोज फाइट होगी, और नतीजे कुछ भी आगे पीछे होंगे। ये लोकल प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो भी अपोजिशन
को थोड़ा सा भी बूस्ट मिल रहा है और जो बीजेपी डाउन हो रही है, इसमें हिंदुआइजेशन का कोई सांप्रदायिकरण कम हुआ है ऐसा नहीं है। ये लोकल इशू है कि आपने हमको मारा है इसलिए हम आपके खिलाफ जाएंगे। ये बिल्कुल सेम एक लोकल वन टाइम इशू है। ये अगली बार ये रेप्लिकेट करेगा ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नो एनी फंडामेंटल शिफ्ट। ये सिर्फ मेरा एंगर है जो आपने अभी मुझे नुकसान पहुंचाया, तो उस एंगर की वजह से मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो ये सिर्फ वन टाइम है। ऐसा हमने पटेल आंदोलन के टाइम भी देखा था, वो भी वन टाइम हुआ। देखिए, जो पहले गुजरात को बहुत क्लोजली समझना पड़ेगा। गुजरात में दंगों से जो माहौल बनाया और दंगों के बाद जो सेग्रीगेशन हुआ, वो सेग्रीगेशन अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ ख़त्म होगा। और सिक्योरिटी का जो कंसर्न है उसके चलते टू नेशन थ्योरी तो मेट्रोज में एकदम इम्प्लीमेंट हो गई, एक तरफ मुसलमान एक तरफ हिंदू। और ये बहुत एक मुश्किल कंसर्न है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, कि जब लोग एक दूसरे से डरने लगे, स्टेट से डरने लगे, स्टेट मशीनरी पुलिस वगैरह से डरने लगे, तो वो यहाँ का जो मॉडल है अब देश के दूसरे राज्यों में गया। और दूसरे राज्यों में तो कुछ और अलग तरह का मॉडल भी गया, जिसको बुलडोजर मॉडल भी कहते हैं, जो एकदम एंटी कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल है। ये जब तक सरकार ऐसी ना आए जो इस नफरत के पैटर्न को ख़त्म करने की तरफ काम करे, तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। और मुल्क पूरे देश में ये दो हिस्सों में बंट जाएगा, और इन बंटने का नुकसान ओवरऑल देश को होगा, और इसमें माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम लोगों को, खासतौर पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों से ये कोशिश करते हैं कि हमको सोशल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर बहुत फोकस करना चाहिए, एक दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ मिलने की बात करनी चाहिए। जैसे कंसर्न ऐसा होता है कि अगर आप किसी इलीट हिंदू से बात करें और वो आप बताएं कि आप जोहापुरा में रहते हैं, तो वो चौंकता है कि आप जोहापुरा में रहते हैं, मतलब उसके दिमाग में जोहापुरा की एक अलग ही पिक्चर है। तो मैंने कई बार जानने की कोशिश की जोहापुरा क्या है, तो उनको लगता है लोग लूट लेंगे, वहां से निकलेंगे तो आपसे छीन लेंगे। इस तरह का पिक्चर दूसरे इलाकों में बने हैं। ये बहुत सीरियस कंसर्न है एक हेल्दी स्टेट और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनल होता चला जा रहा है, हम देखते हैं कि अगर एक मुसलमान एफआईआर कराने जाए तो हम लोगों को अपनी पूरी ताकत एक एफआईआर दर्ज कराने में लगानी पड़ती है। स्टेट बिल्कुल मुस्लिम की एफआईआर दर्ज करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हमारा एक एग्जाम्पल है कि हर्षद और नावद्रा के केसेस में हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हमारा अभी पिछले 2022 में 2 जगह दंगे हुए, खंबात में और हिम्मतनगर में, रामनवमी के टाइम पर। वहां पर हमारी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। हम एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट में गए जो स्टिल पेंडिंग है। तो एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर हाई कोर्ट जाना पड़े, 2-2 साल अगर इंतजार करना पड़े, तो जस्टिस का क्या होगा? तो भूल भी जाएगा विक्टिम, उसकी चोट पे जख्म घाव भी बढ़ जाएंगे। तो 2-2 ढाई साल एफआईआर के एप्लीकेशंस पेंडिंग है। सो स्टेट जब मशीनरी कम्युनल हो जाएगी, तब डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। और स्टेट मशीनरी के कम्युनल होने की वजह से जो अटैक्स ऑन द माइनॉरिटीज़ हैं गुजरात में, वो बहुत बढ़े। 2022 में कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट टारगेटेड बनाई, हमने ये मैप करने की कोशिश की कि कितनी घटनाएं घटी। तो 55 घटनाएं हुई, जिसमें जो 53 मुसलमानों के खिलाफ थी और 2 क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो 55 ऐसे घटनाएं अगर एक साल में हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अनरिपोर्टेड इश्यूज होंगे जिनको हमको रिपोर्ट नहीं कर पाते। आने वाला टाइम माइनॉरिटीज़ के पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो मार्जिनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजरात के 26 सीटों में एक भी मुस्लिम मेन स्ट्रीम पार्टी का कैंडिडेट ना हो,
कांग्रेस, बीजेपी और आप, ये 3 पार्टीज यहाँ पर नेशनल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं जो मेन स्ट्रीम में है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। आप महाराष्ट्र में विपक्ष की तरफ से एक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, बीजेपी की तरफ से और तो है ही नहीं, राजस्थान में नहीं, झारखंड में नहीं। तो वो जो एक माहौल बना है मार्जिनलाइजेशन का, ये अब बीमारी पूरे मुल्क में फैल रही है। और भाजपा ने अगर इसको शुरू किया है तो इससे, इस डिस्कोर्स से दूसरी पार्टीज भी नहीं बच पाएंगी। सो जो मैंने पहले जैसे कहा, ये बहुत क्रूशियल टाइम है माइनॉरिटीज के डिस्कोर्स को लेके। और अगर इस पर कोई सरकार ढंग से इस पर काम नहीं करेगी तो ये डिस्कोर्स में आप 10 साल बाद देखेंगे कि एक भी MP माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं आ पाएगा। कोई फंडामेंटल शिफ्ट होप कर रहा है गुजरात में, कोई ऐसा चेंज हुआ? मैंने बताया कि अभी जो क्षत्रियों का वन टाइम है, इससे उम्मीद है कि कुछ और लोग भी इसमें जुड़ेंगे और होगा। इसीलिए 4-5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत क्लोज फाइट, तो ये उम्मीद हम करते हैं कि इस क्लोज फाइट में विपक्ष इसमें जीतेगा। तो आपने बोला था ये कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम ऐसा कौन सा प्रोग्राम? ये मतलब करते रहना चाहिए। नहीं, अभी करते रहे। हाँ, हम लोग मतलब हम एज ए MCC उसको नहीं करते, लेकिन एज ए मुजाहिद नफीस हम लोग कोशिश करते हैं कि खासतौर पर त्योहार एक कल्चरल एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा मीडियम होता है कि ईद पर दूसरे कम्युनिटी के लोग आपके यहाँ आए और आप उनके त्योहारों पर दूसरी जगह जाए, तो एक दूसरे को समझने को, इलाके के समझने में आपको मदद मिलती है। तो हम लोग वो प्रोग्राम्स को अपने और ज़िलों में भी हमारे साथी करते हैं और ख़ास तौर पर ये फोकस होता है कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो उन दोस्तों को बुलाया जाए और वो लोग आएँ, बैठें, बात करें, खाएं वाएं और जाए। तो कम से कम एक कुछ लोगों के साथ आपका इलाके को लेके जो मिथ्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो थोड़ी सी डाउन होंगे। जो हपरा को लेके जो जैसे है, तो वो हम लोगों की ये कोशिश है, लेकिन ये बहुत छोटा है। इससे बदलाव में तो मुझे लगता है कि 50 साल लगेंगे। इसलिए जब तक कोई मेन स्ट्रीम के, इसमें सरकार का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो अगर वो लोग इसमें आएंगे तो ये थोड़ा जल्दी प्रोसेस शुरू होगा। अफसोस ये है कि वो लोग नहीं चाहते, जो सरकार है वही नहीं चाहती है कि लोग एक दूसरे को जाने, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एरिया इज सेग्रीगेटेड, दिस इज मुस्लिम एरिया, नो हिंदू इज you can found in this area। ये पीछे जो है बॉर्डर है, बॉर्डर, तो वहां पर हिंदू इलाका है, तो वहां पर आपको कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। You are not able to find any Muslim in that area। So it's pathetic, it's exactly pathetic। और अहमदाबाद की एक और पहचान है जो शायद उन्होंने बताई हो, वो तो झेले हैं तमाम चीज़ें, कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम इलाके मिल रहे होंगे वहाँ पर पुलिस चौकी होगी। सो द होल एरिया इज सराउंडेड बाय, मतलब बाय द पुलिस चौकी। हर 500 मीटर पर हमारे यहाँ पुलिस चौकी है। एवरी 500 मीटर यू फाउंड अ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन दिस एरिया। आप अभी जहाँ से आए हैं वहां पर एक पुलिस चौकी, फिर आगे 500 मीटर जाएंगे, जहां हम मुड़ गए, आप आगे 10 कदम जाएंगे तो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, उससे आगे 500 मीटर जाएंगे तो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, SOG का मुख्यालय, तब वहां पर हर 500-600 मीटर पर जोहापुरा के चारों तरफ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ स्कूल गवर्नमेंट का नहीं होगा, लेकिन पुलिस एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा। पीछे पुलिस लाइन है, रूरल, बापू नगर के बॉर्डर पर भी बनाई, सब जगह, सालन के बॉर्डर पर भी, सब जगह ये पहचान है। बटवा पे भी बॉर्डर बॉर्डर ही नहीं, जितनी जगह और भी नाके होंगे छोटे छोटे, सब जगह या तो पुलिस चौकी होगी, पुलिस बूथ होगा, मतलब कोई एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट होगा जहाँ पर पुलिस बैठी मिलेगी आपको।